नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इसमें हम कवर करेंगे 64th बीपीएससी का जीएस पेपर 1। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज और जितना भी मटेरियल है सब मिल जाएगा। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमको फीचर्स डिस्कस करने हैं मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर के, और उसका रिलेशनशिप बुद्धिज्म के साथ, यानी कि उसका जो संबंध है बौद्ध धर्म के साथ, उस पर भी चर्चा करनी है। तो बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे देखे गए हैं जो रिपीट होते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। जो ये स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं ये रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं इनके, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने होगा तो उसको हम पहले उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसकी मेन बॉडी लिखेंगे और उसके बाद उसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो फीचर्स डिस्कस करने हैं हमको इस क्वेश्चन में। तो इंट्रोडक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे आप इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे इंट्रोडक्शन लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जो भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़े हिस्से में फैला हुआ था। और ये जो मौर्य कला और वास्तुकला थी, यानी कि आर्ट और आर्किटेक्चर, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट, यानी कि लोकप्रिय कला और कोर्ट आर्ट। तो सबसे पहले हम कोर्ट आर्ट देख लेते हैं। कोर्ट आर्ट में सबसे पहला पॉइंट हम पैलेसेस को डिस्कस करेंगे, यानी कि महल। तो जो महल थे, इसमें लकड़ी का एक महल है जिसमें 84 खंबे थे, 84 पिलर्स थे, कुम्भहार में देखने को मिलता है। थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि फाहयान जो थे, इन्होंने मौर्य महलों को ईश्वर द्वारा प्रदत्त स्मारकों के रूप में कहा। उन्होंने इनको ये इतने अच्छे लगे महल कि इन्होंने कहा कि ईश्वर के गिफ्ट के समान मॉन्यूमेंट्स हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, ईरान के पारसीपोलिस के अकामेनिड राजवंश था, उनके महलों से प्रेरित थे। दूसरा पॉइंट आते हैं खंबे, यानी कि पिलर्स। ये जो पिलर्स होते थे उस समय के, ये बेसिकली चुनार बलुआ पत्थर के बने होते थे, यानी कि चुनार सैंडस्टोन के, जो साम्राज्य में बौद्ध विचारधारा और अदालती आदेशों के प्रचार करने के इनका मुख्य उद्देश्य था। फिर स्तूप जो है, ये वैदिक काल में प्रचलित समाधि टीले होते थे, स्तूपास जिनको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये समाधि टीले के रूप में वैदिक काल में ही प्रचलित थे। उसके बाद हम देखते हैं एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसमें वृत्ताकार अंड है और शीर्ष पर एक हर्मिका और एक छत्र है। ये स्तूप का ही यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। इस तरह के स्तूप होते थे, और यहाँ पर एक इसको जो अंड कहा गया है, सिलेंड्रिकल डोम शेप्ड का जो होता था, ये अंड होता है, और यहाँ पर टॉप पर हर्मिका होती थी शीर्ष पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फिगर नहीं बना पा रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा इसमें इसका फिगर क्या होता है। और जैसे कभी ऐसा कोई स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो अगर वहां पर आप फिगर बना देते हैं तो वहां पर आपको एडिशनल पॉइंट्स गेन करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पॉपुलर आर्ट, यानी कि जो लोकप्रिय कला थी। तो लोकप्रिय कला के अंतर्गत क्या आ जाती है, मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन, यानी कि स्कल्पचर्स और पॉटरी। तो मूर्तियां अगर हम देखें तो इसमें स्तंभ अत्यधिक अलंकृत होते थे, यानी कि जो मूर्तियों के जो पिलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डिज़ाइन बनाई जाती थी। उसके बाद बेसनगर से यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं। और मिट्टी के बर्तनों की अगर बात करें तो उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की जो पॉटरी होती थी इससे बनी होती थी उस समय की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपको ये लर्न होंगे तो आप इस आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि इसका रिलेशनशिप बुद्धिज्म के साथ, यानी कि बौद्ध धर्म से क्या संबंध था। कोई भी क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ताकि कोई भी पॉइंट उसका मिस ना हो, क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स को हम आंसर कर सकें। तो यहाँ पर कहा गया है कि कई स्तूपों और विहारों का निर्माण अशोक और दशरथ ने करवाया था। ठीक है, और अशोक ने अपने शिलालेख के माध्यम से बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार किया है। आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा, इन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से बौद्ध धर्म के जो आदर्श थे उसको प्रचलित करने का, उसका प्रचार करने का प्रयास किया था। सिक्कों पर बौद्ध प्रतीकों जैसे कि जो बोधि ट्री है, हाथी है, इनका भी हमें चित्रण देखने को मिलता है। तो ये हमें रिलेशन दिखाता है उस समय पर बौद्ध धर्म से।
इसमें बात की गई है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं ट्राइबल प्रोटेस्ट के इन द 19th सेंचुरी विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, और हमको ये भी बताना है कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो फेल हो गए थे। यानी कि 19वीं सदी में उपयुक्त उदाहरणों के साथ आदिवासी आंदोलन की विशेषताओं की हमें जांच करनी है और उनकी विफलता के भी कारण बताने हैं। तो आपको पता है कि जब ब्रिटिश रूल था 19th सेंचुरी के समय पर काफ़ी ज़्यादा हमको ट्राइबल अपराइजिंग्स देखने को मिलती हैं, तो उसके हमें बताने हैं क्या कैरेक्टर्स थे कि जो भी ट्राइबल अपराइजिंग्स होते थे, जो भी ट्राइबल रिवोल्ट्स होते थे, उनमें कुछ ना कुछ बातें कॉमन होती थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे उनके। लेकिन आपको ये भी पता है कि कोई भी ट्राइबल जो भी मूवमेंट हुआ, जो भी अपराइजिंग थी, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो फेल हुए। तो उनके फेलियर्स के क्या कारण थे, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़ी संख्या में आदिवासी प्रदर्शन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये मतलब जैसे मैंने एक ही लाइन लिखी है, लेकिन आप इसके साथ एक दो लाइंस को और इंक्लूड कर सकते हैं, अपने पॉइंट को और बढ़ा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए 1857 के जो पूर्व का काल था, इससे पहले 1857 के विद्रोह से पहले जमींदारों और जो उधारदाता थे, इनके खिलाफ आदिवासी विद्रोह को हमें देखने को मिलते हैं। जो आदिवासी थे वो अपनी जगहों पर रहते थे, आपको पता है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश की, उनका जो लैंड था उसको लेने की कोशिश करी, उन पर शोषण करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से जो आदिवासी लोग थे वो विद्रोह करने के लिए मजबूर हुए। ठीक है, तो जमींदारों और उधारदाताओं के खिलाफ आदिवासी जो विद्रोह था वो शुरू हुआ। उसके बाद इन्होंने पुरानी प्रणाली को स्थापित करने की कोशिश की। जो ये आदिवासी लोग थे वो क्या चाहते थे कि जो भी उनकी व्यवस्था चली आ रही थी उसको स्थापित किया जा सके। सारे जो भी ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई उनका एक ये मेन मोटो रहता था। उसके बाद इन विद्रोहों में संथाल विद्रोह, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, ये सारे विद्रोहों के आपने जरूर नाम सुने होंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमको क्वेश्चन में कहा गया है, इसलिए इनको जरूर बताना है। उसके बाद हम देखते हैं 1857 के बाद के समय में ये जो आदिवासी विद्रोह थे, इनमें आंदोलन का और विस्तार हुआ। इस काल में इन आंदोलनों का, आदिवासी विद्रोहों का और विस्तार हुआ, और इसने जमींदार, साहूकार और ब्रिटिश गठबंधन को निशाना बनाना शुरू किया। अभी तक हम देख रहे थे जमींदारों और उधारदाताओं के खिलाफ ये विद्रोह लक्षित थे, लेकिन धीरे धीरे 1857 के विद्रोह के बाद ये इन तीनों के गठबंधन के विरुद्ध ये विद्रोह हुए, राइट। सांस्कृतिक पहचान के माध्यम से आदिवासी प्रदर्शनकारी एकजुट थे। इनकी जो रहन सहन का तरीका था, इनकी जो संस्कृति थी, वो एक तरह की थी जिसके माध्यम से ये एकजुट होते थे। ठीक है, तो ये कुछ मेन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ये संथाल जो विद्रोह है, इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। ये कौन से ईयर में हुआ है? 1855-56 के समय पर। ठीक है, तो संथाल विद्रोह का ईयर मैंने आपको बता दिया है, बाकी इनके आप खुद देखिएगा, कमेंट कीजिएगा इनके ईयर्स के बारे में। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, साधु और कान्हू, जिसका नाम सिद्धू और कान्हू भी हमें देखने को मिलता है, ये इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। ये भी प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये विद्रोह हमें ज़रूर मेंशन करने हैं। उसके बाद हम ये विफलता के कारण देख लेते हैं कि ये फेल क्यों हुए। तो आपको पता है क्यों फेल हुए, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो शायद आप उनको ऐसे ना लिख पाएँ, इसलिए इनको एक बार देख लीजिए। तो इनके जो फेलियर्स के रीजंस थे वो थे विद्रोह की पृथक प्रकृति, इनका एक आइसोलेटेड नेचर था, ठीक है, और स्थानीयकृत और पिछड़ा क्षेत्र था। ये ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी थे, इनके पास कोई ज़्यादा वृहद क्षेत्र नहीं था, इनका जो क्षेत्र था वो काफ़ी सीमित था, ना ही इनको ज़्यादा समर्थन प्राप्त था। और शासन के संबंध में नेताओं के पास भविष्य की कोई भी योजना नहीं थी। इनको कुछ भी नहीं पता था कि आगे इनका क्या प्लान रहेगा। ये सिर्फ प्रेजेंट में जो उस समय की प्रॉब्लम्स थी उनसे लड़कर दोबारा अपनी पुरानी व्यवस्था को लाना चाहते थे, लेकिन उससे रिलेटेड इनके पास कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं था। और ऑब्वियसली अंग्रेज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए ये विफल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें बात करनी है, इसमें कहा गया है कि 19वीं सदी के अंत में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का आलोचनात्मक परीक्षण करें। देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन यानी कि आलोचनात्मक परीक्षण की अगर बात आती है तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स जरूर मेंशन करें। ठीक है, कहीं पर भी क्रिटिकली एग्जामिन पूछा गया है आलोचनात्मक परीक्षण तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं पॉइंट्स इसमें क्या क्या डिस्कस करने हैं। पहला लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रवाद मुख्य रूप से औपनिवेशिक नीतियों के परिणाम स्वरूप ही पनपा था। यह 200 वर्षों की अवधि में धीरे धीरे विकसित हुआ। इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। पश्चिमी शिक्षित समाज सुधारकों ने भी राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और राजा राम मोहन रॉय जो थे इनको भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश उत्पीड़न ने भारतीयों को एकजुट किया और राष्ट्रीय पहचान देने में इनकी मदद की। उसके बाद कहा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना ने
आगे चलकर राष्ट्रवाद को जन्म दिया और इसने देश में राष्ट्रवाद की जो नेशनलिज्म की जो फाउंडेशन थी उसको आईएनसी की स्टैब्लिशमेंट के बाद ही वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई। ठीक है, और इसने कई क्रांतिकारी नेताओं को जन्म दिया। कई सारे जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे वो इसके माध्यम से ही आगे बढ़े। लेकिन अब हमसे क्रिटिकली एनालाइज की बात की गई है, तो इसमें जो कुछ सीमाएं थी भारतीय राष्ट्रवाद में उसको भी हमें मेंशन करना होगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उन सीमाओं के बारे में भी हमको यहाँ पर लिखना होगा। क्या सीमाएं थी? वहाबी आंदोलन, आर्य समाज जैसे जो आंदोलन थे, इनकी जो प्रकृति थी ये गैर प्रगतिशील थी। क्यों गैर प्रगतिशील थी? क्योंकि ये अपने अपने रिलीजन की तरफ फोकस्ड थे ज़्यादा। वहाबी आंदोलन जहाँ मुस्लिम्स के रिलेटेड था, वहीं आर्य समाज हिंदूज से रिलेटेड था। तो ये राष्ट्रवाद के रास्ते में थोड़ी अड़चन इसने पैदा की। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता जो थी वो इनके ऐसे आंदोलनों की वजह से थोड़ी ज़्यादा बढ़ी। यहाँ पर हमें थोड़ी सीमाएं ज़रूर लिखनी है। और मैंने कहा है कि कभी भी हम अपना कंक्लूजन नेगेटिव उससे एंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि हालांकि कुछ कमियां थी जो राष्ट्रवाद के उदय के साथ बढ़ी, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्र को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। तो ये हम नहीं कह देंगे कि कुछ कमियां थी इसलिए ये प्रॉब्लम्स हुई। हम ये जरूर कहेंगे कि थोड़ी कमियां जरूर थी, लेकिन ये आगे बढ़ना मूवमेंट जो ये था ये आगे बढ़ा और इसने महत्वपूर्ण आगे चलकर भूमिका भी निभाई। तो हमें कुछ कमियों को मान लेना है, कुछ कमियां हैं, लेकिन हमें इसके साथ एक पॉजिटिव आंसर देना है, एक वे फॉरवर्ड के साथ एंड करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक घटना है, इसको स्पष्ट करें। देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार मेरे ख्याल से पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। जो ये एक लैंडमार्क इवेंट कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण घटना है। ये कब घटित हुई थी? 1916 में घटित हुई थी। और ये क्यों घटित हुई थी ये भी आप काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। जो किसान थे उनको नील बागान के व्यापारियों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, क्योंकि उनसे क्या कहा जा रहा था कि जो 3/20 जो उनका हिस्सा था उस पर नील उगाने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था। और इसको एक मास नेशनल लीडर ने लीड किया था। वो कौन थे? हमारे गांधी जी के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। और इसके द्वारा चंपारण सत्याग्रह के द्वारा चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच में जो वैचारिक खाई थी उसको पाट दिया गया था, क्योंकि इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का एक नया युग प्रारंभ किया था। इस समय से ऐसा माना जाता है एक नया युग शुरू हुआ, जिसने मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी उनको एक तरह से इस खाई को खत्म कर दिया था। अहिंसा और सत्याग्रह जैसे नए तरीके ये कौन लेकर आया था? नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की रणनीतियां किसकी थी? गांधी जी की। इन्होंने नए तरीके भारत में पेश किए थे। किसानों की समस्या जो थी उसको राष्ट्रव्यापी महत्व दिया जाने लगा था। अभी तक वो नेशनल लेवल पर उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था। फिर इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक जन संगठन बनाने में भी मदद की थी। और इसने राजेंद्र प्रसाद और क्या चंपारण सत्याग्रह से क्या हुआ? कुछ हमें नेशनल लेवल के लीडर्स भी इस समय पर उभरते हुए दिखाई दिए इस सत्याग्रह के दौरान। वो कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे कई नेता थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो आंदोलन है ये स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष में एक ऐतिहासिक आंदोलन, ठीक है, एक वाटरशेड मूवमेंट प्रूव हुआ। देन देखिए, अगर आप देखें तो इस आंसर में हमने सारे वही पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो आपको पता होंगे ऑलरेडी। चंपारण सत्याग्रह आप पढ़ चुके होंगे, उससे रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स पता होंगे। बस उनको थोड़ा सा आप फ्रेम कैसे करेंगे और जितने अच्छे से आप फ्रेम कर सकेंगे उतना अच्छा आपका बेटर आपका आंसर हो सकेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा लिखना है और खुद प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमको रीजंस बताने हैं बिहाइंड ओवरसीज माइग्रेशन इन 19th सेंचुरी। ब्रिटिश इंडिया, जो 19th सेंचुरी का ब्रिटिश इंडिया था, उसमें ओवरसीज माइग्रेशन के क्या रीजंस थे? डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडेंचर सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। देखिए, बीपीएससी का है तो उनसे कई बार क्वेश्चंस में बिहार का रेफरेंस पूछ लिया जाएगा, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिहार के बारे में पता है आप उतना बता सकते हैं, वरना इंडिया के लेवल पर भी आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत में समुद्र पारीयता जो पारंगत था के क्या कारण थे और बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर जो पद्धति है उसके हमें विचार प्रकट करने हैं। तो पहले जब हम कोई भी आंसर लिख रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा टर्म है तो उसको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इंडेंचर पद्धति है क्या? तो ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत मजदूर एक निश्चित अवधि के लिए नियोक्ता के लिए काम करने के लिए अनुबंध से बंधे होते थे। इन मजदूरों को विदेश भेजा गया, जिसके कारण 19वीं शताब्दी में जो विदेशी आव्रजन था वो शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद रीजंस क्या थे? तो रीजंस में हमको यहाँ पर रीजंस लिखे हुए हैं। कृषि के व्यवसायीकरण में वृद्धि हो रही थी, भू राजस्व बढ़ने से गरीबी और जो ऋणग्रस्तता थी इसमें वृद्धि हो रही थी, विऔद्योगिकरण, इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो रही थी। इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ के उद्योग बंद हो रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य में 1833 में गुलामी का उन्मूलन हो चुका था।
स्लेवरी एबॉलिश हो चुकी थी। तो इसके कह रहे थे ये स्लेवरी के लिए नहीं जा रहे हैं बाहर, ये काम करने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने स्लेवरी खत्म कर दी है। एजेंटों द्वारा लोगों को गलत जानकारी प्रदान की गई, उनको ये नहीं बताया जा रहा था कि बेसिकली उनको क्यों भेजा जा रहा है, उनकी जो जानकारी थी वो अपर्याप्त होती थी और इसी बहाने उनको विदेश भेज दिया जाता था काम करने। अकाल पड़ रहे थे तो इंडिया में अगर कोई उपयुक्त उनके सामने ना काम था ना ही उनके पास प्रॉपर खाने वाने की व्यवस्था थी, जिसकी वजह से उस समय पर लोग विदेश जाने के लिए विदेश में इंडेंचर पद्धति को और बढ़ावा मिल रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको भेजा जा रहा था और वो जाने के लिए मजबूर थे, बेरोजगार थे, उनके पास यहाँ पर कोई काम नहीं था। 1830 और 40 के दशक में चीनी बागान मालिक बिहार के जो छोटा नागपुर पठार है इसकी पर्वत श्रृंखलाओं से पहाड़ी आदिवासियों से को पसंद करते थे। तो जो कॉलोनियल शुगर प्लांटर्स थे ये किसको प्रेफर करते थे? ट्राइबल्स को, जो छोटा नागपुर प्लाट्यू में रहते थे उनको प्रेफर करते थे। और बिहार में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से किसानों की हालत खराब करती थी। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उससे जो किसान थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से इंडेंचर पद्धति को बढ़ावा मिला। मुख्य रूप से शाहाबाद, गया, पटना, भोजपुर से मजदूरों की भर्ती की गई। इसीलिए उत्प्रवास जो था ये मजबूरन हुआ था, क्योंकि ऐसी कंडीशंस थी, ऐसी परिस्थितियां थी कि वो लोग उस समय के मजबूर थे जाने को। तो यहाँ पर हमने बिहार से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमको फिर से शॉर्ट नोट्स बताने हैं, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं वर्किंग क्लास और नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। तो जब शॉर्ट नोट्स की बात आएगी तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें मेन पॉइंट्स अगर हम लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसे डिमांड कर रहा है, कितने मार्क्स का है और कितना हमें पॉइंट्स उसमें लिखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट्स आपको आते हैं वो सारे नहीं लिखने होते हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही लिखना है। तो श्रमिक वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि वर्किंग क्लास और नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हमको यहाँ पर टिप्पणी करनी है। तो पहला पॉइंट है कि श्रमिक वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया था। चिदम्बरम पिल्लई ने तिरुनेलवेली में हड़ताल का नेतृत्व किया। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसके दौरान जो श्रमिक वर्ग थे इन्होंने कीमतों में वृद्धि और मजदूरी में कमी के कारण इनमें असंतोष भी पैदा हुआ। फिर हम देखते हैं कुछ स्ट्राइक्स के भी अगर आप नाम मेंशन कर देंगे तो वो आपको आपका आंसर और बेटर कर देंगे। जैसे बॉम्बे कॉटन मिल स्ट्राइक 1918 में हुई, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान भी हड़ताल हुई थी। एटक की स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी और इसके कारण अशांति भी फैली थी। फिर हम देखते हैं 1929 में लॉर्ड इरविन ने श्रमिक वर्ग आंदोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था और उनके ऊपर मुकदमा भी चला था, जिसको मेरिट कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। समय के साथ ट्रेड यूनियनों की जो संख्या थी वो बढ़ती गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध ने कीमतों को और बढ़ा दिया। और टाटा स्टील प्लांट की भी हड़ताल हुई थी बाद में। अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने जो मेजर पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। फिर दूसरा हमें नोट लिखना है जाति और धार्मिक पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ सेंसस ऑफ 1881 ऑन कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज। तो 1881 में भारत की जनगणना देश में जनसंख्या का पहला समकालिक सर्वेक्षण था, यानी कि इट वॉज द फर्स्ट सिंक्रोनस सर्वे ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। ये सबसे पहले यहीं से माना जाता है। इससे पहले लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था सेंसस, लेकिन यहाँ से शुरू होता है पूरी जनसंख्या का और वो लगातार होता आ रहा है। इस जनगणना में न केवल पूर्ण कवरेज पर बल्कि जनसांख्यिकी की आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के वर्गीकरण पर भी जोर दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिन पर फोकस किया गया था। धार्मिक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की जो अवधारणा है ये जनगणना से ही आई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे पॉइंट्स, इनको अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिएगा। इसने देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया। इस जनगणना में सबसे पहले ऐसे हमको लक्षण देखने को मिलते हैं। इन्होंने कम्युनल लाइंस पर डिवाइड किया। और जो बंगाल का विभाजन है 1905 का, इसमें जो जनगणना के आंकड़े लिए गए थे वो भी यहीं से लिए गए थे। इसने विभिन्न जातियों उपजातियों पर भी जोर दिया और मुख्यतः ब्राह्मण राजपूत इन जातियों पर फोकस किया और इससे समाज में विभाजन भी हुआ, जो जिसके परिणाम हम आज भी देख रहे हैं। उसके बाद आता है नेहरू और सेक्युलरिज्म, यानी नेहरू और धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमको एक टिप्पणी करनी है। देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण रोल रहा है। धर्मनिरपेक्षता की हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। जो भारत में सेक्युलरिज्म है वो क्या है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को बराबरी से स्वीकारा जाता है, सबको प्रगति करने के लिए कहा जाता है, सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। कोई इंडिया का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। जैसे नेपाल हो गया, ये एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इंडिया की कोई भी रिलीजियस कंट्री नहीं है, हम सेक्युलर हैं।
तो फिलहाल नेहरू जी के क्या विचार थे वो देखने हैं हमको यहाँ पर। नेहरू के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की ओर पहला कदम राज्य की ओर से धार्मिक तटस्थता की नीति है कि हम तटस्थ रहेंगे, हमारा अपना कोई भी रिलीजन नहीं होगा। उसके बाद नेहरू की धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की अवधारणा केवल राज्य तक सीमित नहीं थी। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया का विस्तार सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी करने की बात कही। इन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत के खिलाफ माना और नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता को लोकतंत्र से जोड़ा था। इन्होंने कहा था धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, यानी कि डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई है, और उनके दिमाग में दोनों स्पष्ट रूप से अविभाज्य थे। ठीक है, यानी कि अगर डेमोक्रेसी लानी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट था नेहरू के हिसाब से, नेहरू जी के हिसाब से, कि वो वहां पर सेक्युलरिज्म हो। ठीक, अगला है भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता की गंभीर रूप से जांच करें, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन द नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देखिए, तो पहले तो FAO जो है वो खाद्य सुरक्षा को उन मामलों की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जिनमें सभी लोगों के पास स्वस्थ और सक्रिय जीवन को बनाए रखने के लिए हर समय सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। तो इंट्रोडक्शन के लिए अगर हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, तो इस तरह से भी आप अपना आंसर शुरू कर सकते हैं। अब आवश्यकता पूछी गई है, नीड क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि है कि उच्च दर है, पॉपुलेशन का ग्रोथ का बहुत ज़्यादा हाई रेट है। भोजन की आवश्यकता वाले लोगों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है। भोजन बनाने के जो संसाधन है वो कम हो रहे हैं। 1961 में अगर हम देखें तो खाद्य उत्पादन योग्य भूमि जो थी वो प्रति व्यक्ति 0.44 हेक्टेयर्स थी और इस समय पर वो कितनी हो गई है? 0.26 हेक्टेयर्स। ठीक है, तो अगर हमारे सामने कोई डेटा अगर हमें याद हो उसको हम आंसर में लिखेंगे तो वो हमारे आंसर को और एनहांस कर देगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है देश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक है और बढ़ती खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है और बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए भी आवश्यकता है। राइट, खाद्य सुरक्षा के लिए अब चुनौती क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन करना था तो हमें पॉइंट्स दोनों ही लिखने होंगे। तो चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो है क्लाइमेट चेंज, जो हमारे सामने हम देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट ये हो जाएगा। अक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। साथ ही सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन जो है, इम्प्लीमेंटेशन, वो भी सही से नहीं होता है। राइट, उसके बाद हम वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं और उसमें हम क्या लिख सकते हैं? कुछ हम सुझाव दे सकते हैं कि ऐसा किया जाए तो बेहतर होगा। जैसे कि बेहतर भोजन भंडारण की अगर हम व्यवस्था करें तो वो अच्छा परिणाम दे सकता है और फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि को भी हमें अपनाना चाहिए। राइट, देन अगले में बात की गई है रोल ऑफ WTO की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में WTO के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि WTO एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और संचालित करता है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रकार की भूमिका है इसकी। तो जो पहले फेवरेबल रोल है, अनुकूल, वो देख लेते हैं। WTO से की भूमिका से निर्यात आय में भारत में वृद्धि हुई है, सेवा निर्यात में वृद्धि हुई है, व्यापार अवरोध को कम करने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों की जो कीमत है वो बढ़ जाती है और कपड़ों के निर्यात में वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अब उसके बाद प्रतिकूल जो भूमिका है उसमें अगर हम देखें तो ट्रिप्स जो अग्रीमेंट है, ठीक है, TRIPS। देखिए ट्रिप्स क्या है, यानी कि TRIPS जो यहाँ पर समझौता लिखा है इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ, हमने देख लिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बात की गई है कि भारतीय आर्थिक योजना की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनका मूल्यांकन करना है, यानी कि जो प्रिंसिपल अचीवमेंट्स हैं इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के उनका हमें मूल्यांकन करना है। तो देखना है इसमें क्या क्या इसका अचीव किया है। पहला हो गया कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, जो कृषि उत्पादकता है इसमें भी तेजी देखी गई है, औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बढ़ा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण हुआ है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखी गई है और इसके साथ ही रोजगार भी बढ़ा है यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ है। भारतीय आर्थिक योजना की ये सारी उपलब्धियां हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम डेटा भी अगर दे देंगे तो हमारा आंसर और अच्छा बन सकता है। देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1961 से 71 में लगभग 20 मिलियन लोगों को नौकरी के नए अवसर मिले हैं और 1981 से 91 के दौरान 28 मिलियन लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान किए गए हैं। ये सब किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसी के साथ जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रही है
वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जो नेशनल इनकम थी वो 1950 से, अगर हम देखें, मैं बता देती हूँ एक डेटा आपको, 1950 से 2000 के बीच में जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रही है नेशनल इनकम की वो लगभग 3% रही है, जबकि 1990 से 2000 के बीच अगर हम देखें तो ये एवरेज जो ग्रोथ रही है नेशनल इनकम की वो 5% रही है। ठीक है, तो इस तरह का डेटा आप और दे सकते हैं। साथ में ही कहा गया है कि इससे खाद्य उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता आई है। एक टाइम था जब इंडिया सेल्फ रिलायंट नहीं था और दूसरे देशों पर उसको निर्भर होना पड़ता था खाद्य सामग्री के लिए, लेकिन आज इंडिया सेल्फ रिलायंट हो गया है और इसके साथ ही वो एक्सपोर्ट भी करने लगा है और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। लेकिन जो ड्रॉबैक्स यानी कि जो कमियां हैं वो भी इसके साथ विद्यमान है। आपको पता है ये जो जॉबलेस ग्रोथ की बात हो रही है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है और सर्विस सेक्टर में आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग बढ़ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब चीज़ों के माध्यम से ऑटोमेशन को बढ़ावा मिला है, जिसकी वजह से जॉब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो जॉबलेस है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिल पा रही हैं। दूसरा पॉइंट देखिए इसी से निकलता है और दूसरा लिखा हुआ है। उसके बाद बात की गई है असमानता, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, राइट। और तीसरी बात की गई है बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो ये सारे आपस में ही इंटरलिंक्ड पॉइंट्स हैं, तो इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं और थोड़े से एग्जाम्पल्स भी साइट कर सकते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली ऑक्सफार्म रिपोर्ट एक जारी हुई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है, ऑक्सफार्म रिपोर्ट, इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया में कोविड-19 के आने के बाद से इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ बढ़ी हैं जितनी कि कॉलोनाइजेशन वाला जो पीरियड था, जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, उस समय पर जो इनकम इनइक्वालिटी थी, उस प्रकार की इनकम इनइक्वालिटी आज के समय भी देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 से जो गरीब इंसान था वो और ज़्यादा गरीब हो गया है और जो अमीर थे वो और अमीर हुए हैं। ठीक है, तो ये कोविड का भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखा जा रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसको मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारा इकोनॉमिक ढांचा है उसमें हम ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लाएं जिससे कि हमारी इकोनॉमी और बेहतर तरीके से विकास कर सके और सबका साथ सबका विकास वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको धरातल पर भी लाया जा सके। जैसे ये जो लाइन है सबका साथ सबका विकास, इसको अगर आप अपने कंक्लूजन में डाल देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो इसको अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है आप कंक्लूड करने में इसको लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा। तो इकोनॉमिक जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें हम करप्शन को मिटाएं, ई गवर्नेंस जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दें, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन का बढ़ावा दें, तो हमारी जो इकोनॉमी में जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। ठीक है, बेरोजगारी नहीं होगी, बेरोजगारी की कमी दूर हो जाएगी, असमानता दूर होगी। अगर लोग बेरोजगार नहीं होंगे तो इनकम इक्वालिटी हो सकेगी और जॉबलेस ग्रोथ के लिए लोग एजुकेटेड होंगे तो जॉबलेस ग्रोथ जो है वो उतनी नहीं होगी, लोग उस तरह से आगे बढ़ सकेंगे स्टार्टअप्स के माध्यम से, राइट। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ों को कोट कर अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है कि इस क्वेश्चन में हमको एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है। कहा गया है कि जो भारत में जनसंख्या वृद्धि है, जब तक हम इसको नियंत्रित नहीं कर लेते हैं, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है इतनी बढ़ती हुई, उसको जब तक हम नियंत्रित नहीं कर लेते हैं तो जो आर्थिक विकास है उसका वास्तविक परिप्रेक्ष्य में उसको नहीं नापा जा सकता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हमें एग्जामिन करना है। तो हमें पता है कि इतनी ज़्यादा इंडिया में पॉपुलेशन है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उस लेवल की नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या है जो गरीब है, राइट। तो पहला जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे आंसर को, तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि ने देश के आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। ठीक है, तो प्रभावित किया है तो कुछ इसके अच्छे पॉइंट्स भी हैं, कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है कि भारत की जो जीडीपी है और पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, ये दोनों ही जो पिछला दशक रहा है उसमें एक दशक में बढ़ी है, लेकिन अधिक जनसंख्या के कारण जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत धीमी दर से बढ़ी है। जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण पर कैपिटा इनकम उस ग्रोथ रेट से नहीं बढ़ पा रही है और पूंजी निर्माण में भी वृद्धि जो है वो बाधित हो रही है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो वो सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। एक ही फैमिली में जैसे 5 मेंबर्स हैं और 4 लोग अगर एक इंसान पर आश्रित हैं तो वो इन पर अपना पैसा खर्च करेगा, ना कि वो सेविंग को बढ़ावा दे पाएगा। इसीलिए जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी बाधित हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो उच्च जन्म दर है और कम जीवन प्रत्याशा, ये दोनों ही चीज़ें ये दर्शाती हैं कि कुल आबादी में एक जो बड़ी जनसंख्या है वो आश्रित है। किस पर आश्रित है? जो घर में कमाने वाला है उस पर आश्रित है। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि जनसंख्या का एक बड़ा आकार है और विकास की जो तीव्र दर है वो प्रति व्यक्ति आय में
कम होती है। यानी कि जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन रैपिड रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो रिजल्ट किस में करता है, लो पर कैपिटा इनकम। जो ऑलरेडी हम पॉइंट पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि जनसंख्या का बड़ा आकार होने के कारण जो तीव्र वृद्धि है वो भी पर कैपिटा इनकम को नहीं बढ़ा पाती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस में आपको फ्रेमिंग गलत लगेगी, तो आप मेरी बात से शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है और विकास की जो दर है वो भी थोड़ी बड़ी है, लेकिन एक बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण जो पर कैपिटा इनकम है वो नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। राइट, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर लिखा हुआ है कि बेरोजगारी मुख्य रूप से अधिक जनसंख्या के कारण होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कम लोग होंगे तो रिसोर्सेज जितनी होंगी उसमें ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल ही नहीं उठता। और अगर बेरोजगारी होगी तो बेरोजगारी का ही कारण होता है गरीबी, ये भी बढ़ती है। देखिए, भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है काफ़ी तेज़ी से, इससे निम्न स्तर के जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो निम्न स्तर का हो गया है। ठीक है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने को मिलता है। और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक और मुख्य कारण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही। इसके कारण क्या बनते हैं, स्लम्स बनते हैं, यानी कि मलिन क्षेत्र का विकास होता है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और बोर कर देता है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास भी अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, जिसका एवरेज मेरे ख्याल से 2020-21 के लगभग 28 ईयर्स था। ये इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक ये 28 ईयर्स ही था और है इस समय पर एवरेज एज, जिसकी वजह से जिसको अगर हम पॉजिटिव सेंस में यूटिलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें लोगों को, तो चीज़ों को हम और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही कहा जा रहा है ये साधन होने के साथ साथ आर्थिक विकास का भी अंत भी है। ठीक है, जनसंख्या राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, लेकिन ये अनियंत्रित होने पर देयता बन जाती है। ऑब्वियस है, कोई भी चीज़ लिमिट में ही अच्छी होती है। अगर वो लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। तो यही बात लिखी हुई है। और जनसंख्या भारत में इष्टतम सीमा को पार कर चुकी है और एक दायित्व बन गई है, एक लाइबिलिटी बन गई है। लेकिन इसके साथ हम कंक्लूड ये भी कर सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिवली लोगों का स्किल डेवलपमेंट करें, लोगों को उनकी रुचियों के हिसाब से उनको जागरूक करें, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आकर अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, और यहाँ पर हम जैसे वे फॉरवर्ड में किसका यूज़ कर सकते हैं, यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिससे सबको अगर हम समानता लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम थोड़ा इनोवेटिव, थोड़ा अपना डिफरेंट आंसर दिखाने के लिए, थोड़ा ये शो करने के लिए कि हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वरना जो नॉर्मल सा आंसर है सब लोग लिख लेंगे। तो हम अगर थोड़ा गवर्नमेंट स्कीम्स का एग्जाम्पल दे लें, अगर हमें कुछ डेटा याद है तो हम उसको मेंशन कर दें आंसर में, तो हमारा आंसर और बेटर हो जाता है और लोगों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इंडिया में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, पानी के बहुत बड़ा नेटवर्क है रिवर्स का, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इंडिया में वाटर, जो फ्रेश वाटर है, उसकी क्राइसिस देखने को मिल रही है। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया सफ़र कर रहा है वर्स्ट वाटर क्राइसिस से। ठीक है, और आने वाले जो साल हैं उसमें वो कंडीशंस और वर्स हो सकती हैं। ठीक है, तो हम पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। पहला कहा गया है कि इंडिया में जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वो केवल 4% है, और जो पीने के पानी को उपलब्ध कराने के लिए भूजल स्तर का घटना, पानी की अधिकता और बिगड़ते पानी की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन जो है, ये सारी चैलेंजेस हैं, सारी चुनौतियां हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं, डिप्लीट हो रहा है ग्राउंड वाटर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है हमारे वाटर का, जो वाटर क्वालिटी है उसका डेट्रॉइट हो रही है उसकी क्वालिटी, उसको ओवर यूज़ किया जा रहा है, और क्लाइमेट चेंज आपको पता है एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, और रेनफॉल भी अब कितनी एब्रप्ट हो गई है, सीजन में रेनफॉल नहीं होता है और बाद में आसपास के टाइम पर रेनफॉल होता है जब किसानों की फसल भी बिगड़ जाती है। साथ में जब रेनफॉल होती भी है तो वो शहरों में और ज़्यादा फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग में रिजल्ट करती है, और उसको हम सेव नहीं कर पाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी जो चीज़ें हैं उनको हम उस तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं जिससे कि हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकें। तो हम देख लेते हैं आगे। अब हमें बताना है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वाटर मैनेजमेंट। इसमें यही पूछा गया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका होगी, हम वर्षा जल संचयन, जो मैं बात कर रही थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यूज़ कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि कुछ ऐसी चीज़ें हम निर्मित करें कि पानी, रेन वाटर जो भी हो, वो प्रॉपरली
संचित हो सके। तो टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं बता रही हूँ कि किस तरह से कुछ ना कुछ हम ऐसा कर सकते हैं और पानी वेस्ट ना हो इसके लिए स्मार्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और जो भी वेस्ट वाटर है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकें, ताकि हम जैसे बाकी कंट्रीज़ में होता है, इजराइल में होता है। पानी के मीटर का उपयोग कर सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि टंकियाँ भर जाती हैं, फिर भी हम पानी उनसे बहता रहता है और हम भूल जाते हैं कि हमें मोटर बंद भी करनी है। तो इस तरह का अगर हम पानी के प्रॉपर बड़ी बड़े जो जगहें हैं वहाँ पर भी प्रॉपर मीटर्स यूज़ करें। साथ ही पानी के इष्टतम उपयोग के लिए एआई का उपयोग करें। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की भी बात आ गई है। उसके बाद भूजल जो संसाधन है उसकी निगरानी के लिए, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की निगरानी के लिए जीआईएस मॉनिटरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को कैप्चर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, और हम चेक कर सकते हैं उसके माध्यम से। ठीक है, और सिंचाई नियंत्रक प्रणाली यानी कि इरिगेशन कंट्रोलर सिस्टम जैसी चीज़ों का भी प्रयोग किया जा सकता है। राइट, तो इस तरह से हम साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं। तो इसमें हम कंक्लूड क्या करेंगे, ये हमने जो चीज़ें बताई हैं, साथ ही आप कुछ और इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से अगर हम पानी को सेव नहीं करेंगे तो चीज़ें और वर्स हो सकती हैं। इसलिए हम इन सब के माध्यम से एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। और साथ ही हम कंक्लूजन में, अगर गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट किसी स्कीम का एग्जाम्पल दे दे कि गवर्नमेंट भी ऐसे प्रयोग कर रही है, तो अगर हम उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैसे जल शक्ति अभियान जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, और अटल भूजल योजना। ये जो अटल भूजल योजना है इसके माध्यम से ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रयास हैं जिनके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल प्रबंधन बेटर हो सके। और रिसेंटली इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स भी हुआ है। ये कहाँ कौन कौन से रिवर्स को इंटरलिंक करने की बात की गई है, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था। अगर आपको पता है तो इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसके साथ ये हम लिख सकते हैं पॉइंट्स, और वे फॉरवर्ड में हम ये लिख सकते हैं कि इंडिया में वाटर डेफिसिट नहीं रहा है। अगर हम चाहें तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर लोगों को अवेयर कर कर चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द मेजर फोकस ऑफ यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2019 का प्रमुख फोकस क्या है। विश्लेषण किस तरह से किस तरह से आय, औसत और वर्तमान स्थिति से परे जाता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए ये रिपोर्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं बेसिकली। मैंने कहा था जो रिसेंट ईयर्स के करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ताकि जब आप प्रिपेयर करें तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम ये देख सकें, ये समझ सकें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत से और भारत के लिए नए निर्यात मार्ग के शुभारंभ के साथ अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार संवर्धन की संभावनाओं पर चर्चा करें। चाबहार जो बंदरगाह है वो काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम पर, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बात की गई है यूएई की, जो यूएई ने इनवाइट किया था इंडिया को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में, यानी कि ओआईसी की विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को निमंत्रित किया था। तो इससे रिलेटेड हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें बात की गई है critically examine the key variables that support well-being as per UNSDSN। UNSDSN के अनुसार सुखदायिता के समर्थक प्रमुख जो सूचक हैं उनकी आलोचनात्मक परीक्षण हमें उनका करना है। तो UNSDN क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। UNSDSN का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, तो ये 2012 में गठित हुआ था, और सतत विकास लक्ष्य यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, पेरिस जलवायु समझौता है और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए ये व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा देते हैं कि इसके लिए इनके प्रैक्टिकल सोल्यूशंस को प्रमोट करने के लिए। और UNSDSN जो है इसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो उपयोग किए जाने वाले मुख्य चर हैं यानी कि जो वेरिएबल्स हैं वो इंक्लूड क्या क्या करते हैं, आय, जीवन में चुनने की स्वतंत्रता, विश्वास, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, उदारता। ठीक है, ये सारे जो 6 वेरिएबल्स हैं मेनली जिनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। राइट, इनको थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इसमें अन्य प्रमुख कारक शामिल नहीं है, जैसे कि रोजगार, प्रियजन की मृत्यु, जीवन में असफलता। ये सारी चीज़ों को जो हम प्रैक्टिकली अपनी खुशियों से रिलेट करते हैं कि हमारे पास अगर नौकरी होती है तो हम खुश होते हैं, हमारे प्रियजन स्वस्थ होते हैं तो हम खुश होते हैं, उन पॉइंट्स को इसमें नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेपाल और भूटान के साथ भारत की खुली नीति क्यों है? इंडिया नेपाल और भूटान के साथ ओपन डोर पॉलिसी शेयर करता है, ठीक है। दोनों राष्ट्रों के बीच लोगों की स्वतंत्र आवाजाही है, स्पष्ट कीजिए। ओपन डोर पॉलिसी क्या मतलब हुआ कि कोई भी इधर से उधर जा सकता है, यहाँ पर बॉर्डर्स में रोक टोक नहीं होती है उतनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक देश से दूसरे देश में कम से कम या बिना किसी प्रतिबंध के लोगों के मुक्त आवाजाही की बात की गई है, यही है हमारी ओपन डोर पॉलिसी। तो कोई भी क्वेश्चन अगर हमें कोई ऐसा टर्म लग रहा है जिसको हम थोड़ा डिफाइन करके क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा आइडिया होता है क्वेश्चन स्टार्ट करने का, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या हैं? रीजंस बहुत सारे हैं और देख लेते हैं क्या क्या है। ऐतिहासिक संबंध मजबूत हुए हैं क्योंकि राष्ट्र सदियों से शांति से सहवास करते हैं, कोएग्जिस्ट करते रहे हैं सदियों से, तो ये रीज़न है। एक ऐतिहासिक संबंध काफ़ी मजबूत रहे हैं। उसके बाद लोगों से लोगों का नाता, यहाँ पर जो नेपाल में आप मधेसियों को एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंडियंस के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा पुराने रिलेशंस रहे हैं, तो इस तरह से ये एक रीज़न हो गया। उसके बाद कल्चरल रिलेशंस, सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और दोनों देशों के जो नागरिक हैं वो भारतीय तीर्थ स्थलों का दौरा करते हैं। इस तरह से इन सारे रीजंस के कारण भी दोनों जो देश के नागरिक हैं वो आपस में संबंधित हैं, संबंध रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेपाल और भूटान भूमि से जुड़े हुए देश हैं, इसलिए खुली सीमाएं जो है इनके आर्थिक विकास में भी इनकी मदद करती हैं, क्योंकि ये किसी भी ओशियन से इनका बॉर्डर नहीं लगता, ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। तो इंडिया से इनका खुला बॉर्डर इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है। दोनों देश बहुत ही छोटे हैं और भारत ने हमेशा ही इनके लिए एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है। हालांकि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशंस उस लेवल के नहीं रह गए हैं जैसे पिछले कुछ वर्षों तक थे, बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ चाइना। तो वो यहाँ पर हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ये पहले का क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं इस हिसाब से। बाकी जो चाइना और नेपाल के रिलेशन है वो डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, इसका इम्पैक्ट हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है एक्चुअली, तो इसको यहाँ नहीं डिस्कस करते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। हाल के वर्षों में देशों में चीनी हस्तक्षेप मुख्य रूप से नेपाल में देखा गया है। इस प्रकार भारत के लिए जरूरी है कि वे कूटनीतिक स्थिति से निपटे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर इसका एग्जाम्पल दे देंगे तो सही रहेगा कि जो चाइनीज इंटरवेंशन है उससे निपटने के लिए इंडिया को डिप्लोमैटिक उपाय अपनाने चाहिए और सिचुएशन को उस हिसाब से हैंडल करने का प्रयास करना चाहिए, राइट। देखिए, जब हमसे रीजंस पूछे जाएंगे तो हम यहाँ तक हमारे रीजंस कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आप अलग से एक पैराग्राफ जोड़कर इन दोनों के लिए ये थोड़ा सा पॉइंट लिख सकते हैं। नेपाल और इंडिया के रिलेशंस में थोड़ी जो प्रॉब्लम्स देखी गई है, अगर आप क्वेश्चन आता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया है कि कोई भी आंसर हमारा एक सोल्यूशन के साथ एंड हो, एक पॉजिटिव एंडिंग हो उसकी, इसलिए आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली अगर इंडिया हैंडल करे तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।